नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा, एनर्जी। क्या है हमारा ऊर्जा टॉपिक, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। चार कथन दिए गए हैं। अब कथन क्या क्या है देखो। पहला कथन है ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है। फिर दूसरा कथन है ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है। तीसरा है ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। और चौथा कथन है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। तो चारों कथन में से कौन सा कथन सही होगा? तो डी ऑप्शन, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो इसके साथ क्या किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और इस सिद्धांत को ही क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब क्या है इसका कि ऊर्जा संरक्षित है, न तो इसे नष्ट कर सकते हैं हम और न ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं, इसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। चलो आगे। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। आई बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे रिक्त स्थान कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सतत ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एंट्रोपी का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता, इसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है ये कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर बी, अभी जो पिछला क्वेश्चन देखा वही। ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? वायु प्रतिरोध को क्या कैसा मानना है? हमें नगण्य मानना है। तो जो मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है, उस पिंड में जो स्थितिज ऊर्जा है और जो उसकी गतिज ऊर्जा है, उनका जो योग होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन क्या क्या है देखिए, अनंत, स्थितिज ऊर्जा के योग का दोगुना, शून्य या फिर स्थिर। तो वायु प्रतिरोध को यदि नगण्य मान लिया जाए, यानी वायु का प्रतिरोध बिल्कुल भी नहीं है, तो जो मुक्त रूप से पिंड गिरेगा उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? स्थिर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्योंकि अगर वायु प्रतिरोध नगण्य होगा तो उसमें कर्षण नहीं होगा। आई बात समझ में? वायु का प्रतिरोध लगता है, उसमें घर्षण होता है। वायु उसकी गति को क्या करती है? जो घर्षण होता है उसकी वजह से उसका गति जो है वो कम होती है। चलो आगे। इसमें गिरते हुए पिंड का दे रखा है, तो ऊपर से नीचे गिरेगा, उसकी गति जो गति होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्या है, वायु प्रतिरोध नगण्य है, तो
कैसा होगा, जो दोनों का योग होगा वो स्थिर होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घट जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है। जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे घट जाएगी, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है, और वो क्या करने लगती है, वो गति करने लगती है, उसकी जो गति है वो बढ़ने लगती है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है। नेक्स्ट, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा रिक्त स्थान के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन देखिए, स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। कोई रबर बैंड है, उसको जब हम हाथ से खींचते हैं उसमें जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, तो उस हस्तांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है वो बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, किसके रूप में संग्रहित होगी, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगी। किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अतः जब हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो रबर बैंड की खींची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। चलिए नेक्स्ट, रिक्त स्थान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। द्रव, प्लाज्मा, ठोस या फिर गैस। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम होती है? तो किसकी होती है? गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। आई बात समझ में? चलो आगे। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विराम अवस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। चारों में से किसमें होगी? वापस से देखो, द्रवों और ठोसों में, द्रवों में, गैसों में। तो किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी? अभी पिछले क्वेश्चन में आया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गैसों के जो कण हैं उनमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? जो यूनिट है उसमें कितनी है? तो देखो, मैंने बताया था पिछली क्लासों में, तो एक यूनिट होता है, एक यूनिट में कितने जूल होते हैं? सबसे पहले तो एक यूनिट क्या होता है? एक kWh के बराबर। एक यूनिट बराबर एक kWh, एक किलोवाट आवर। मतलब क्या है इसका? एक किलोवाट की जो ऊर्जा है उसको एक घंटे तक, एक आवर तक हम यदि उसका उपयोग करते हैं तो हमारी खपत कितनी होगी? एक यूनिट खपत होगी। अब ये जूल में किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब हमें दिया गया है 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल को यूनिट में बदलना है। एक यूनिट में 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल,
तो 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल में कितने यूनिट होंगे? एक यूनिट में जितना जूल होता है उसका भाग देंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कट गया, इधर पॉइंट हटाया, यहाँ ऊपर एक जीरो और लगा दी हमने, काट दो। सबसे पहले तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, 1000 बटा 4, 4 से कितने बार कटेगा ये? 25 चौक 100 और जीरो की जीरो, तो कितने यूनिट होंगे? 250 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 250 यूनिट। नेक्स्ट ये देखिए दिया है, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। एक यूनिट बराबर 1 kWh बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो कुल ऊर्जा यूनिट में कितनी हो जाएगी? वही भाग दे दिया यहाँ पे, काटा बेटी करी, तो कितना आ गया? 250 यूनिट। नेक्स्ट, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? उष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या फिर जलीय ऊर्जा? आपने देखा होगा जो पवन चक्की होती है वो कैसे चलती है? तो जब पवन चलती है, मतलब हवा जब चलती है, तो हवा का जो दाब है वो उसकी जो बड़े बड़े पंख जो होते हैं उनके ऊपर टकराती है, और उनके ऊपर टकराने के कारण वो पंख है वो घूमना शुरू करते हैं, और उन पंखों के द्वारा, शाफ्ट के द्वारा क्या जुड़ा हुआ होता है? जनरेटर जुड़ा हुआ होता है, और वो घूमता है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। तो किस ऊर्जा का उपयोग करती है पवन चक्की? मतलब पवन की किस ऊर्जा का, यानी हवा की किस ऊर्जा का? हवा क्या हो रही है? हवा चलती है, तो हवा में क्या होती है? उष्मा होती है क्या? नहीं। ताप? नहीं। जलीय ऊर्जा? नहीं। हवा में क्या होती है? गति होती है। हवा में गति होने के कारण वो पंखों पर टकराती है और उन पंखों को रोटेट करती है। तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। नेक्स्ट, पवन चक्की का आशय वायु से गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। यह हवा के रेखीय गति को पंखों की घूर्णीय गति में बदल देती है। वर्तमान 2021 का दे दिया, आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन बिजली उत्पादन क्षमता 39.2 गीगावाट तक पहुंच गई है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार है भैया। नेक्स्ट, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को रिक्त स्थान में बदल लेती है। संपीड़ित स्प्रिंग है, उसको जब छोड़ा जाएगा, उसमें संपीड़ित का मतलब क्या हो गया? दबाई हुई स्प्रिंग है। अब दबाई हुई स्प्रिंग है, उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। तो कौन सी ऊर्जा बदल जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा? तो कौन सी ऊर्जा में बदलेगी? वो बदलेगी गतिज ऊर्जा में। जैसे ही उसको छोड़ेंगे हम, तो वह अपने मूल स्वरूप में आने की कोशिश करेगी, और मूल स्वरूप में आने के लिए क्या होगा? उसमें गति होगी, दोनों साइड में वो फैलेगी, गति करेगी। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। देखिए, जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सामान्यतः ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहली है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है
उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी m किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की गति v मीटर प्रति सेकंड है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 mv का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक नहीं होती है। फिर है स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग कमाने की ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा आदि। यदि किसी m किलोग्राम पिंड को गुरुत्वीय त्वरण g के विरुद्ध h मीटर ऊंचाई पर ले जाए तो उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। पिंड की यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होगी? पिंड की गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी रिक्त स्थान के साथ वृद्धि होती है। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है उसमें किसके साथ वृद्धि होती है? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। वेग, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी। तो जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसमें वृद्धि किसके साथ होती है? तो जितनी ऊंचाई पर ले जाया जाएगा वस्तु को उसमें ही उसकी स्थितिज ऊर्जा की वृद्धि होती रहेगी। जितना अधिक ऊंचाई पर जाएगी उतनी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऊंचाई के साथ जाने पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? वापस से वही क्वेश्चन आ गया, घुमा के दे दिया बस। गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलने वाली ऊर्जा कौन सी होगी भैया? तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में वस्तु की ऊंचाई के परिवर्तन के साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को रिक्त स्थान कहा जाता है। गुप्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति या आकार लेने की वजह से जो ऊर्जा लगती है उसे क्या कहा जाता है? स्थिति की वजह से जो ऊर्जा है या आकार की वजह से जो ऊर्जा है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध में जो पानी होता है वो कैसे होता है? स्थिर होता है, उसकी स्थिति होती है, एक स्थिर स्थिति होती है। तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी उसमें? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो कौन सी होगी उसमें? ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए राइट आंसर। आई बात समझ में? विद्युत ऊर्जा होती है क्या बांध के पानी में? नहीं होती। गतिज ऊर्जा नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा नहीं होती। हाँ, वो अलग बात है। राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो किसी राजनेता का बयान था कि केंद्र सरकार जो है वो बांध के पानी से बिजली निकाल लेती है और जो बचा हुआ पानी है वो किसानों को खेतों में पानी पिलाने के लिए नहरों में छोड़ देती है, इससे फसल कमजोर होती है। तो ये अलग बात है कि उनके हिसाब से विद्युत ऊर्जा होती है पानी में, लेकिन पानी में विद्युत ऊर्जा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। जो गतिशील वस्तु है वो अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करती है ये बताना है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा। तो गतिशील जो वस्तु होगी
वो कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेगी? तो यदि गति में है तो ऊर्जा भी कौन सी? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गति में है तो गतिज ऊर्जा और स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा। देखिए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण होती है। जो गतिज ऊर्जा है वो किसके कारण होती है? पिंड की रेखीय गति अथवा कोणीय गति अथवा दोनों के कारण। तो पिंड की गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर। एम क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और वी वेग, वस्तु का वेग। नेक्स्ट, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? ऑप्शन देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। उच्च गति से चलने वाली कार में कौन सी ऊर्जा निहित होगी? तो गति में चल रही है तो ऊर्जा भी कौन सी हो जाएगी भैया? गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर डी। यदि गति है तो गतिज ऊर्जा और स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? स्थितिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है जो हमेशा धनात्मक होती है? पहले बताया था, कौन सी? गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई रिक्त स्थान है। ऊर्जा की जो व्यवसायिक इकाई है, जो खरीदने बेचने वाली जो इकाई है, जिसके हिसाब से हम बिल का पेमेंट करते हैं, बिजली बिल का, उसकी वो इकाई कौन सी है? KWH यानी किलोवाट घंटा, किलोवाट, जूल, वाट घंटा। तो व्यवसायिक इकाई कौन सी होती है? KWH होती है, किलोवाट घंटा यानी कि यूनिट। एक KWH में 1 यूनिट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल एवं CGS मात्रक कैलोरी होता है। यह एक अदिश राशि है, जबकि ऊर्जा उष्मा की व्यवसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। वाट या किलोवाट बिजली व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करता है। आ गई बात समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? ऑप्शन क्या क्या देखिए, गतिज ऊर्जा, त्वरण, स्थितिज ऊर्जा, संवेग। और द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। और एक ऊंचाई से गिराई जा रही है, यानी 20 मीटर की ऊंचाई से ऊंचाई समान है। तो जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई रहेगी तो चारों में से कौन सी राशि है जो समान होगी? वो समान होगी त्वरण। क्या समान होगा दोनों में? त्वरण समान होगा। देखो इधर दिया गया है, M1 8 किलोग्राम, M2 3 किलोग्राम। M1 बड़ा है M2 से, अतः स्पष्ट है कि स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? M1GH बड़ा होगा M2GH से। तो 10 मीटर की ऊंचाई पर उनका वेग कितना होगा? v² बराबर u² प्लस 2gh। u² तो कितना? 0, क्योंकि वो ऊपर रखी हुई है, वहां से गिरा रहे हैं हम, तो ये तो हो गया 0 प्रारंभिक वेग। 2 का 2, g का मान 10 और हाइट 10। v² बराबर कितना हो गया? 200। v बराबर 10√2, 2 गुणा 100 जाएगा, दोनों का अंडरूट होगा। 2 को अंडरूट तो वैसे वैसे ले जाएगा और 100 का अंडरूट
10 हो गया। गतिज ऊर्जा 1/2 m1 v² बड़ा होगा किससे? 1/2 m2 v² से। v1 बराबर क्या होगा यहाँ पे? v2 होगा। ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, केवल द्रव्यमान अलग अलग है। संवेग क्या होगा? m1v बड़ा होगा m2v से। अतः स्पष्ट है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर त्वरण क्या रहेगा? समान रहेगा। यहाँ दे दिया ना, v1 किसके बराबर है? v2 के बराबर। v1 क्या होगा? त्वरण होगा। नेक्स्ट, जब एक दबी स्लिंकी यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। तो दबी हुई स्प्रिंग है, उसको जब छोड़ा जाएगा तो जो उसमें स्थितिज ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में, क्योंकि स्प्रिंग क्या होगी? दोनों तरफ गति करेगी। तो गति ऊर्जा कौन सी? गतिज ऊर्जा होगी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अतः किसी संपीड़ित स्लिंग की यानी स्प्रिंग को छोड़ने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m v², जहां m द्रव्यमान तथा v वेग है। नेक्स्ट, एक संपीड़ित स्प्रिंग में रिक्त स्थान ऊर्जा होती है, स्थितिज, रासायनिक, गतिज या फिर विद्युत। तो जो संपीड़ित स्प्रिंग होगी उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? संपीड़ित कैसे हो रही है? मतलब वो उसको दबा रखे और एक जगह वो स्थिर है। ऊर्जा कौन सी हो जाएगी स्थिर में? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल है। जैसे बांध से संरक्षित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, खींची गई कमान में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? घर्षण, समय, द्रव्यमान, गति। किसके अनुरूप जो वस्तु की गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि होती है भैया? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी। गतिज ऊर्जा में क्या होगी? गति होगी तभी गतिज ऊर्जा होगी। तो किसके अनुरूप होगी वृद्धि? गति के अनुरूप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सॉरी डी राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं वस्तु का वेग v है, उससे गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 m v² जूल होती है। क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान m सदैव स्थिर रहता है, अतः वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी एवं गति घटने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा घटेगी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन देखिए, वजन और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और त्वरण पर, द्रव्यमान और वेग पर। तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करती है भैया? तो फॉर्मूला क्या क्या होता है गतिज ऊर्जा का? 1/2 m v²। तो किस पर निर्भर करेगी? एक तो m पर और एक v पर। तो द्रव्यमान और वेग। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किसी वस्तु में उसकी गतिमान स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। क्योंकि इसीलिए गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग पर निर्भर करती है। चलो आगे नेक्स्ट देखिए। किसी जल विद्युत ग्रह में
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। जल विद्युत ग्रह में जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली जो ऊर्जा है वो कौन सी होती है? तो देखो, जल विद्युत ग्रह में क्या होता है, जो बांध में जल होता है वो किस पर गिराया जाता है? टरबाइन पर, यानी बांध के जल से टरबाइन को घुमाया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो जो जल को गिराया जाता है, जल में क्या होगी? गति होगी। उसी गति के कारण क्या होगी? टरबाइन घूमेगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। चलो आगे। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है तो उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यातव्य है कि जल विद्युत ग्रह में गिरते हुए या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो चारों में से कौन से ऑप्शन में वो किया गया है? एक, पटाखे का विस्फोट, टॉर्च को ऑन करना, टॉर्च को ऑफ करना, पेंडुलम का झूलना। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया है भैया। किसमें किया गया वो? तो वो किया गया है पेंडुलम में। पेंडुलम गति करता है, पहले स्थिर होता है, फिर उसको झुलाया जाता है, वो गति करने लग जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, टॉर्च का ऑन करना रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? संवेग को यदि 3 गुना करते हैं तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी हो जाती है? उस संवेग का 9 गुना हो जाती है। कौन से ऑप्शन देखो, मूल मान का 3 गुना अपरिवर्तित रहेगी, मूल मान का 9 गुना और मूल मान का 6 गुना। तो मैंने क्या बताया अभी, जब संवेग को 3 गुना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 3 का स्क्वायर यानी 9 गुना, उसका जस्ट वर्ग कर देंगे हम, तो 9 गुना हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, ये देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान एम गतिज ऊर्जा के तथा वस्तु का संवेग पी है, तो गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध क्या हो जाएगा? के बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। प्रथम स्थिति में वस्तु का संवेग क्या होगा? k1 बराबर पी स्क्वायर बटा 2m, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरी स्थिति में संवेग कितना? 3 गुना कर दिया तो 3p हो गया, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अब k2 बराबर 3p का स्क्वायर बटा 2m, तो कितना हो गया? 9p स्क्वायर बटा 2m। पहले कितना था ये? p स्क्वायर बटा 2m, तो p स्क्वायर बटा 2m यहाँ रह गया, तो कितना बढ़ गया? ये 9 गुना बढ़ गया। चलो आगे, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर जो हथौड़े को उठाकर पकड़ा जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज, यांत्रिक, मांसपेशीय, स्थितिज ऊर्जा। तो हथौड़े को हम ऊपर उठा के पकड़ के रखेंगे तो वो ऊंचाई पर है, स्थिर अवस्था में है, कौन सी ऊर्जा होगी उसमें? स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा
उस वस्तु या निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और रिक्त स्थान का संयोजन है। जो यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा का संयोजन है, अभी पहले आ चुका, पहले बता दिया। उसमें रासायनिक, स्थितिज या नाभिकीय ऊर्जा। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, यांत्रिक ऊर्जा किस किस का मिश्रण होता है भैया? यांत्रिक ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योग मिलके क्या बनती है? यांत्रिक ऊर्जा बनती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा मिलकर यांत्रिक ऊर्जा बनाते हैं। किसी भी यांत्रिक प्रणाली, मैकेनिकल सिस्टम के किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग उस प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा किसी प्रणाली की गति एवं उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा MEN मैकेनिकल एनर्जी एवं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी तथा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी है, तो ME बराबर ये मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा दोनों की ऐसा मात्रक क्या होते हैं? जूल होते हैं भैया। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा? तो मैंने बताया था क्या हो जाता है भैया? स्क्वायर हो जाता है। क्या होगा? स्क्वायर। तो पहले कितना? 2 गुना, अब कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m वेग v हो तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। पहला समीकरण, वेग को 2 गुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv डैश का स्क्वायर, n काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m 2v का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर किया, 2 दूनी 4, v का स्क्वायर, तो 4 गुना 1/2 mv का स्क्वायर। इधर के ही बराबर, अब देखो ये कितना आ गया वापस से, ये वाली गतिज ऊर्जा, तो बचा क्या? 4, यानी पहले का स्क्वायर कितनी हो जाएगी? पहले वाली एनर्जी से 4 गुना। नेक्स्ट, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? जो तना हुआ रबर बैंड है उसमें रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा। तना हुआ रबर बैंड है, अवस्था कैसी है उसकी? स्थिर है, तो कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा ही उस वस्तु या निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, जहां m द्रव्यमान, j गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। रबर बैंड तना हुआ है अर्थात वह अपनी सामान्य स्थिति में न होकर एक विशेष तनी हुई स्थिति में है, अतः उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है। चलिए नेक्स्ट, किसी खिंचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? आ गया अभी पहले, कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा, शक्ति, वेग, गति। तो किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
इसका केवल और केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल होती है। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। इसके प्रारंभिक मान का 8 गुना, प्रारंभिक मान का 16 गुना, प्रारंभिक मान के समान, प्रारंभिक मान का 32 गुना। तो किसके बराबर होगा भैया? 256 गुना हो रही है गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान का। तो 256 का क्या निकाल दो? अब वर्गमूल निकाल दो। पहले हम स्क्वायर कर रहे थे, जो मूल ऊर्जा थी या प्रारंभिक मान था ऊर्जा का, उसका क्या कर रहे थे? हम स्क्वायर कर रहे थे। अब यहाँ पे गतिज ऊर्जा दे रखी है, तो कितना? उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है। तो नया रेखीय संवेग पूछा गया इसमें, तो वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा? 16। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 mv², परिवर्तित 256 गुणा 1/2 mv²। परिवर्तित वेग मान लिया हमने v1, तो v1 का स्क्वायर बराबर 256 v²। v1 का स्क्वायर बराबर 256 और 256 का रूट और v का रूट, तो कितना आ गया? 16 v का, यहाँ होल स्क्वायर करेंगे जो किसके बराबर हो रहा है? 256 v² के। तो v1 स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, v1 बराबर क्या बच गया? 16 v। तो पहले से कितना गुना? 16 गुना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी। वहां जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ से आप अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।